उपचुनाव की 10 सीटें हैं, इसमें से लगभग वो यही चाहेंगे, लगभग सभी पार्टी यही चाहती है कि 10 की 10 सीटें उनके खाते में आ जाए, क्योंकि आने वाले जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और बसपा ये प्रमुख बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बना रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिरकार इन 10 सीटों में से कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सीटें निकाल ले जाएगी। हालांकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि हम 10 में से 10 सीटें निकाल ले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से जीत को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रार छिड़ गई है। ये खबर निकलकर सामने आई है कि 5 सीटों पर, जी हाँ 5 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें क्या समाजवादी पार्टी को अगर दी जाती हैं तो वो मान जाएगी या नहीं मानेगी। और ऐसे में उपचुनाव से पहले वही हालात कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहे हैं जो कि बीजेपी में देखे जा रहे थे। तो सीट शेयरिंग का जो मामला है, क्या वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी फंस रहा है? और अगर ये मामला सीट शेयरिंग को लेकर फंस रहा है तो क्या उपचुनाव जीतना जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं रहेगी। लेकिन इसमें मैं बात भी ये भी करूंगा कि कितनी सीटों पर बीजेपी हारेगी, मैं चर्चा जरूर करूंगा। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि ये धर्म जाति करने वाली सरकार है। इन्होंने जाति और धर्म जैसे मुद्दों को आज देश तक पहुंचाकर, उत्तर प्रदेश तक पहुंचाकर लोगों को केवल मजहब के नाम पर लड़ाने का काम किया। तो क्या वाकई जिस तरीके के चुनाव को अभी हमने देखा, नतीजे जो आए हैं, बीजेपी को बड़ा झटका इन नतीजों में लगा है, तो क्या ये उपचुनाव भी वाकई बीजेपी जो धर्म जाति के तौर पर लड़ रही है, मोइन खान का मुद्दा, इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो नेम प्लेट का जो मुद्दा है, क्या धर्म और जाति का जो मामला एक बार फिर बीजेपी को लेकर डूब जाएगा? देखिए बिल्कुल राहुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर बात है कि इसमें सबसे प्रमुख नाम धर्म जाति की हम बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो अयोध्या को लेकर आता है, क्योंकि बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर तमाम तरह से कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दे इन सब चीज़ों को लेकर बनाए। लेकिन देखिए हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आप धार्मिकता से नहीं जोड़ सकते, आपको अपने कामों का लेखा जोखा देना पड़ता है। देखिए जिस जल्दबाजी में आपने राम मंदिर का निर्माण कराया, जाहिर बात है कि हर एक देशवासी चाहता था कि वहाँ पर राम मंदिर बने, लेकिन इतनी जल्दबाजी में बने ये कोई नहीं चाहता था। अब देखिए जिस तरह से खबर आती है, जो खुद महंत वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो गर्भगृह वहाँ पर पानी भर जाता है, मंदिर की छत टपकती हुई नजर आती है, जो रामपथ बनाया गया था वहाँ पर कई जगह रोड टूट जाती है। तो ये सब आखिर कौन देखेगा या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिसको टेंडर दिया गया क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया? इसके अलावा आप देखिए कई ऐसे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जिनके घर आपने लिए, जिनकी ज़मीनें आपने ली, उनको ठीक तरीके से बसाया नहीं, वो लोग नाराज़ थे। बिजनेस के लिहाज से आपने तमाम जो बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन उनको ज़मीनें अलॉट कर दी। तो इस सब को लेकर कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। अब जबकि उपचुनाव होने वाला और इसमें भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे भी उपचुनाव है, जैसे कि अवधेश प्रसाद जो अब मुख्य जो अब एमपी बन चुके हैं, जो समय पहले विधायक थे, उनकी सीट पर चुनाव होने वाला है। तो अब यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को टटोलती हुई नजर आएगी, अपने आप को तलाशती हुई नजर आएगी। भाई किसी तरह से अगर ये सीट उनके कह सकते हैं उनके पाले में आ जाए या वो जीतते हुए नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं अपना दामन बचाने में सफल रहेंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिंतन करने का जो कह सकते हैं कि इस समय माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी किस तरह चिंतन करेगी, किस तरह से पूरी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। और साथ में आपने सपा का जिक्र किया, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से नतीजे सामने आए वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर जो तैयारी की थी, जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं उनके काम आती हुई दिखाई पड़ी। पीडीए का नारा उन्होंने दिया और देखिए कहीं ना कहीं जो रिजल्ट सामने आया उसमें 37 सीटें सिर्फ सपा को मिली, 6 कांग्रेस पार्टी को मिली। इसके अलावा एक सीट जो थी वो आज़ाद के कह सकते हैं कि उनको भी जीतने का मौका मिला, तो 43-44 सीटें मिली। तो आप सीधे तौर पर देखिए कि बीजेपी को अब धर्म जाति की जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर काम और तमाम जो योजनाएं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि देखिए आज पीएम मोदी वायनाड गए, वहाँ पर जो कह सकते हैं कि इतने दुखद हादसा हुआ, उसके बाद पीएम मोदी ने भी वहाँ का जायज़ा लिया है। तो जाहिर बात है कि देखिए मुद्दों पर आपको आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प अब आपके पास है नहीं। जी
सर एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, और बहुत बारीकी से आपने ये बताया कि सीट शेयरिंग का जो मामला है या किस तरीके से कौन सी पार्टी कहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी के पास धर्म और जाति के अलावा ऐसा कोई और मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात कर सके, या धर्म और जाति के अलावा या रोजगार शिक्षा जैसे मुद्दे हैं उस पर बात ना करके क्या जानबूझकर ये धर्म और जाति का कार्ड खेलकर बीजेपी इन चुनावों को इस तरीके से रंग देती है ताकि इन्हें फायदा मिल सके? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि बीजेपी को अब इससे ऊपर निकलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वो सिर्फ धर्म को लेकर कहीं ना कहीं सामने आते हैं। आप देखिए तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं शुरू हुई हैं, पूरी भी हुई हैं, आने वाले दिनों में और भी योजनाएं बनती हुई नजर आएंगी। तमाम सारे एयरपोर्ट देश के अंदर बने हैं और तमाम सारी योजनाएं बनी हैं, तो ऐसा नहीं है कि काम जो है मोदी सरकार ने नहीं किया, लेकिन सबसे अगर तवज्जो देने की बात है तो उसमें वो धर्म को लेकर सबसे आगे आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए अब जो राजनीति है, अब जो कह सकते हैं राजनीति करने के जो पॉइंट हैं और जो कह सकते हैं कि जो योजनाएं लोगों के सामने रखनी चाहिए वो बीजेपी को बनानी ही पड़ेंगी, और जो काम उन्होंने अब तक किया है उन कामों को सामने रखना भी पड़ेगा, ताकि ऐसा लोगों को लगे कि भाई धर्म की राजनीति से अब ऊपर उठकर बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों की बात भी कर रही है, देश में विकास की बात भी कर रही है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को लेकर बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक बार फिर जो पुराना रुतबा उसका रहा है 10 सालों का, वो एक बार फिर से दोबारा उसको पा सकती है। क्योंकि अगर इन मुद्दों से बीजेपी अपना ध्यान भटकाती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन है जो लगातार हम देख रहे हैं मजबूत हो रहा है, वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबब बन सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अगर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है तो वहाँ पर वो कम से कम 7-8 सीटें जीतने का कह सकते हैं प्लान कर रहा है। वैसे में क्या कामयाबी उनको मिलेगी, और बीजेपी अगर बेहतर रणनीति बनाती है तो उसके पाले में भी कई सीटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए लोगों को आप कन्विंस कैसे करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी पार्टी राहुल गांधी लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं, ऐसे में बीजेपी को सधे तरीके से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो लगातार गुटबाजी हो रही है बीजेपी के अंदर उस गुटबाजी को ख़त्म करके कहीं ना कहीं पार्टी को बेहतर करने के लिए एक साथ चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि विपक्ष को अगर मजबूत होना है तो क्या कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या पहले के मुकाबले में विपक्षी पार्टियों पर जनता का ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। और एक अहम सवाल ये भी तो खड़ा हो जाता है कि अखिलेश यादव इतने दावे के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी? क्या अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी जो धर्म और जाति का जो मुद्दा उठा रही है इसमें एक बार फिर फंसती नजर आएगी? क्योंकि बहुत पहले ये बात कही थी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कि नतीजे आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कहां पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शालिनी भी मौजूद हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। और चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उपचुनाव की बातें हो रही हैं, तारीख जो है वो धीरे धीरे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसकी तारीखें आ सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जीत को लेकर जो बात कही जा रही है कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों को बड़े अंतर से जीता, ठीक वैसे ही उपचुनाव में भी बड़ी सीटों को जीतेंगे। तो क्या जो जातिगत कार्ड खेला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से वो वाकई एक बड़ा फायदा पहुंचाएगा माता प्रसाद पांडे के जरिए? जी देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आम चुनावों के मैदान में एक बेहतर प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, उन्होंने जो इस बार उम्मीदवार उतारे थे वो काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी सूझबूझ के साथ उतारे थे। देखा भी गया था कि अखिलेश यादव ने कई बार, लगभग 12 से 13 बार अपने उम्मीदवारों का टिकट काटा, बदला। मतलब लगातार जो कयास हैं, ये कह सकते हैं कि जो मेहनत है प्रत्याशी को किस तरीके से उतारना चाहिए, इस सीट पर किसका दबदबा ज़्यादा है, कौन सा समुदाय ज़्यादा है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान कौन है, हर एक सीट पर सही तरीके से कार्य करते हुए एक एक प्रत्याशी को चुन चुन कर उतारा गया, जिसके बाद नतीजा देखने को मिला कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर लेती है और अकेले अपने दम पर 37 जो सीटें हैं वो अपने खाते में डाल लेती है। तो अब जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया विधानसभा में, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ वो पीडीए के तहत
वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय को भी एक मौका इसलिए देते नजर आ रहे हैं जिससे ब्राह्मण समुदाय को भी साध सके। और जो ये उपचुनाव की 10 सीटें हैं, इसमें से लगभग वो यही चाहेंगे, लगभग सभी पार्टी यही चाहती है कि 10 की 10 सीटें उनके खाते में आ जाए, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें फ़ायदा मिले। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी पूरी कोशिश करते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि एक भी सीट जो है उनके खाते से ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में ना पहुंचे। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है यही कोशिशें करते नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 जो सीटें हैं उपचुनाव की वो समाजवादी पार्टी को मिले और 2027 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान होते हुए नजर आए। शालिनी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, कोई बड़ा रोल उन्हें नहीं दिया गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। क्या इस उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगर लॉन्च कर देती है तो कितना फर्क चुनाव पर दिखता नजर आएगा? फर्क तो होगा, सेंधमारी होगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में। अगर देखा जाए, अपर्णा यादव को अभी ये कोई आधिकारिक बयान तो ऐसा सामने आया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपर्णा यादव को उपचुनाव में मौका दे सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से आम चुनावों में नहीं दिया तो शायद कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जता ले। अब वही देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव के खिलाफ मैदान में उतारना चाह रही थी मैनपुरी से, तो इस बार कोशिशें वही है कि करहल जो सीट है वो पारिवारिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, तो करहल की सीट से मौका अगर मिलता है तो फिर से एक बार परिवार के बीच में ही टक्कर देखने को मिलेगी अपर्णा यादव। और अगर तेज प्रताप यादव को मौका दे दिया जाता है करहल से तो टक्कर कांटे की होगी और जो यादव वोट बैंक है वो दो जगह बट जाएगा, क्योंकि एक तरफ है अपर्णा यादव तो दूसरी तरफ है तेज प्रताप यादव। तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों से ही सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपर्णा यादव जो है वो उनके किए कराए पर पानी फेर देती है और साफ तौर पर यह कह देती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमने अपने जितने भी सहयोगियों से बातचीत की उसमें एक बात ये निकलकर सामने आती है कि जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट बैंक पर नज़र देखी गई है कि यहां ब्राह्मण कार्ड को खेला गया, महता प्रसाद पांडे को अहम जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी भी इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। क्या ऐसा होगा कि इस उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव पर अगर बड़ा दांव खेलती है बीजेपी तो उसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? और क्या यादव वोट बैंक को तोड़ने के लिए शिवपाल यादव के साथ बीजेपी कोई बड़ी रणनीति बना सकती है? क्या लगता है आप दर्शकों को? आप लोग कमेंट करके इस प्रोग्राम में ज़रूर अपनी राय रखिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े